नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। यहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। बताओ आप में से किस किस को पता है कि लाइट क्या है। तो जो प्रकाश है ऐसा अदृश्य फैक्टर है, हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हो, जैसे आप यहाँ पर इस क्लास को देख पा रहे हो, अपने सराउंडिंग किसी भी चीज़ को देख पा रहे हो, किसकी वजह से? लाइट की वजह से ही तो भाई, प्रकाश की वजह से ही। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या आप वस्तुओं को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो इसलिए प्रकाश एक अदृश्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को क्या है, देखा जा सकता है। अब प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या है यहाँ पर? निर्वात का मतलब होता है यहाँ कि वैक्यूम। क्या मतलब होता है निर्वात का? वैक्यूम। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी माध्यम है, मीडियम क्या होता है कि जहां पर मॉलिक्यूल्स यानी कि कुछ अणु मौजूद हो और वो मूव करे, कुछ अणु मौजूद होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन निर्वात में जो है कोई भी माध्यम नहीं होता, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उसे अपन कहते हैं निर्वात। अब जब मॉलिक्यूल्स नहीं है वहां पर, तो वहां पर प्रकाश का वेग क्या होगा? सर्वाधिक होगा, क्योंकि उसके मार्ग में जो है कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसलिए इसका मान निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आई कैन यही बात समझ में? अब देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन, कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है इस बोर्ड में, अब अंदर तो जा नहीं रही है, यहाँ से आके ये क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि परावर्तित हो रही है। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण, तो ये मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ पर आपतित हो रही है, तो जो प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है उसे तो अपन क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? ये है परावर्तक पृष्ठ। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि यहाँ पर जो लाइट है वो आके गिरेगी। अब लाइट यहाँ आई तो इसी जो माध्यम है उसमें वापस लौट गई, तो ये वापस जो है यहाँ से लौट गई। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आप कहेंगे कि मैम आपतित किरण बता दिया, परावर्तित किरण बता दिया, ये परावर्तक पृष्ठ क्या है? तो देखो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कांच का एक पृष्ठ लिया और उसके एक साइड क्या कर दी? रजत पॉलिश कर दी, यानी कि एक साइड पॉलिश कर दी, इसको हम क्या बना लेते हैं? परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं। आई कैन यही बात समझ में? जैसे आपके क्या मिरर, दर्पण जो होते हैं वो क्या है? एक तरीके से परावर्तक पृष्ठ का काम करते हैं। करते हैं नहीं करते? तो आपके ये जो है दर्पणों को कैसे बनाया जाता है कि कोई एक कांच का जो है पृष्ठ लेते हैं, उसके एक साइड पॉलिश कर देते हैं, तो वो बन जाता है आपका दर्पण। आई कैन यही बात समझ में? चलिए देखिए, किसी माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करके चमकदार और चिकना बनाया जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, यानी कि मिरर कहते हैं। दर्पणों को हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन तो देख लिया, अब परावर्तन के कुछ जो नियम हैं वो अपन को पता होने चाहिए। तो देखो क्या नियम है परावर्तन के। सबसे पहले देखिए कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पे क्या आ गई? ये आपतित किरण आ गई। ये क्या है? आपके आपतित किरण है। ये आपके जो है परावर्तित किरण है, जो पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है टकरा के, तो ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। ये जो है मैंने इस पे डाल दिया क्या? लंब, तो ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों ही जो है, तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन? तीनों में कौन कौन है? पहला है आपका आपतित किरण, दूसरा है आपका अभिलंब, और तीसरी चीज क्या है? आपकी परावर्तित किरण है। तो तीनों किस में है? एक ही तल में स्थित है। ठीक है, पहला रूल, तीनों एक तल में। दूसरा नियम इसका आता है, देखो दूसरा नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का कि जिस एंगल से, जिस कोण से ये आपकी प्रकाश की किरण आपतित हुई है ना, उसी एंगल से ये क्या होगी? परावर्तित होगी। तो आपतन कोण को अपन एंगल आई से, यानी कि कोण आई से व्यक्त करते हैं, और परावर्तित कोण को अपन एंगल आर से व्यक्त करते हैं। तो एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है। क्या? एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर आपसे कहा जाए कि कोई जो है एक प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण से आपतित हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण जो कि एक परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, वह 30 डिग्री को आपतन कोण से आपतित हो रही है, तो उसके परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो कितना होगा? वेरी सिंपल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि 30 डिग्री ही होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखिए, अगर तीसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस अभिलंब से आती है तो वह अपने पथ पर वापस पुनः लौट जाती है, यानी कि अगर ऐसे आई है तो ऐसे ही ये वापस चली जाएगी। ये क्या होता है? ये होता है परावर्तन का तीसरा नियम। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो देखिए आगे, अब इधर परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन पृष्ठ, ये जो है अभिलंब, तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। तो देखो ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, और ये आपका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तीनों किस में है? एक ही तल में स्थित है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू होता है आपका एंगल आर। तो यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दूसरा नियम। फिर है आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति एवं चाल परावर्तन के पश्चात भी क्या रहती है? नियत रहती है, यानी कि जिस आवृत्ति से ये आती है उसी आवृत्ति से ये जाएगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए, यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो अपने ही मूल मार्ग से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए अब अपन चलते हैं आगे। कुछ जो है आपको यहाँ पर मैं टर्मिनोलॉजी बताने वाली हूँ जो कि आपके आगे काम में आने वाली है दर्पण में। किसमें? दर्पण जो आप पढ़ने वाले हैं उनके अंदर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जो है काम आने वाली है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये समझा है तो ही आगे आप रे डायग्राम जो हम आरेख है वो बना पाओगे आप लोग। देखिए सबसे पहली चीज आती है आपके वक्रता केंद्र। पहला क्या आता है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को अपन व्यक्त करते हैं किससे? सी से।
दर्पण क्या होता है कि कांच के एक पृष्ठ की साइड क्या कर दी मैंने, पॉलिश। तो मानो कि ये जैसे एक कांच का पृष्ठ है, मैंने इसकी क्या कर दी, एक साइड पॉलिश कर दी, ठीक है। या फिर ये मान लो कि एक ये कांच का पृष्ठ है, मैंने इसकी एक साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। अब इनमें से उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है, ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जब अपन दर्पण पढ़ेंगे तब। वैसे आपका ये क्या है, अवतल है, अंदर धंसा हुआ और उभरा हुआ, उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल, तो वो वाला कौन सा है आपका, उत्तल दर्पण है। अब देखिए, ये जो हमने दर्पण बनाए हैं किसी ना किसी गोले से काट के बनाए होंगे भाई, किसी ना किसी गोले से काट कर हमने इन दर्पणों को बनाया है। तो यानी कि ये जो पूरा गोला था जिसका ये दर्पण भाग है, उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये क्या है, आपके एक दर्पण है, ये क्या है, आपके एक दर्पण। ये जो दर्पण है इस खोखले गोले का भाग है, क्या, खोखला जो पृष्ठ है, गोला है, उसका ये अपना दर्पण भाग है। तो इसका जो केंद्र है उसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसे व्यक्त किया जाता है C से। पहली चीज, अब देखो ये जो आपके पास दर्पण है, ये जो दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, जिसे अपन व्यक्त करते हैं P से। तो देखो ये आपकी क्या है, ये यहाँ पर ये आपके पास दर्पण है कि नहीं है, ये दर्पण आपके पास। अब इस दर्पण के जो है मध्य बिंदु यानी कि इसका जो केंद्र बिंदु है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है ध्रुव। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया P, यहाँ पर ये क्या है, ध्रुव P, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज, तीसरा आता है आपके वक्रता त्रिज्या। क्या आता है, वक्रता त्रिज्या, जिसे अपन व्यक्त करते हैं किससे, R से। किससे व्यक्त करते हैं, वक्रता त्रिज्या को व्यक्त किया जाता है R से। तो इस वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको अपन कहते हैं वक्रता त्रिज्या R। चौथा आपका आता है, तो चौथा आता है मुख्य अक्ष। क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी कि इस त्रिज्या से भी आगे जब अपन पूरी सीधी रेखा खींच देंगे ये इस तरीके से, तो इसको अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। पांचवा आपका आता है फोकस बिंदु। पांचवा कौन सा आता है, फोकस बिंदु, जिसे अपन व्यक्त करते हैं किससे, F से व्यक्त करते हैं, कैपिटल F से व्यक्त किया जाता है फोकस बिंदु को। तो फोकस बिंदु क्या होता है कि आपके जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं उसको अपन कहते हैं फोकस बिंदु। जैसे मान लो कि यहाँ से एक लाइट आई और यहाँ से यूं निकल गई, यहाँ से एक लाइट आई, यहाँ से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की, तो ये बिंदु जो है वो कौन सा है, आपका फोकस बिंदु है, F है। आई बात समझ में। इसके बाद अपन आते हैं, नेक्स्ट आता है आपका फोकस दूरी। क्या आता है, फोकस दूरी। तो देखिए आपके जो फोकस दूरी है उसको अपन व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। आई के नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके काम में आने वाली है। अब देखिए इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक बार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता देती हूँ, जिससे अपन जब दर्पण पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आए। देखो जैसे अगर मान लो इस तरीके से एक आपके पास पृष्ठ है और उसके बाहर की साइड आपने इस तरीके से यूं पॉलिश कर दी एक साइड, तो ये अंदर धंसा हुआ वाला जो दर्पण होता है उसको अपन कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर मान लो इस तरीके से उभरा हुआ है और उसके एक साइड यूं इस तरीके से क्या है, पॉलिश है,
तो ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, तो ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण होता है। आई कैन यही बात समझ में? चलिए अब जितनी भी डेफिनेशन हमने यहाँ देखी उनको एक एक करके देख लेते हैं विद डायग्राम। सबसे पहले आता है कि ध्रुव P, तो दर्पण का मध्य बिंदु। तो देखो ये क्या है आपके पास? दर्पण है भाई। ये क्या है? दर्पण। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? ध्रुव हो गया, जिसे व्यक्त कर दिया P से। तो यहाँ पर ये क्या है? P है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, वक्रता केंद्र C। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कि ये जो आपका दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका वक्रता केंद्र, उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसे अपन व्यक्त करते हैं C से। तो देखिए ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र है। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो ये देखो ये आपके क्या पास क्या है? एक दर्पण है, इसका ये ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको अपन क्या कहते हैं? यानी कि इनके मध्य की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या R। तो ये क्या हो गई आपकी? वक्रता त्रिज्या हो गई। नेक्स्ट अपना आता है मुख्य फोकस। तो आपके परावर्तन के पश्चात आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। तो जैसे मान लो ये क्या है आपके पास? एक दर्पण है, ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। अब मान लीजिए कि आपके जो है वक्रता त्रिज्या से आगे भी पूरी जब इसको बना देते हैं तो मुख्य अक्ष, ये आई आपके एक प्रकाश की किरण, ये यहाँ से निकली, ये आई एक प्रकाश की किरण, ये यहाँ से निकली, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित की, इसको अपन ने क्या बोल दिया? फोकस बिंदु कह दिया। तो देखिए इस तरीके से ये क्या है आपके? यहाँ पर ये रेखाएं जो है एक दूसरे से मिल रही हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे अपन कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना आता है फोकस दूरी। तो ये आपका क्या है? दर्पण। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है आपकी? वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। तो इन दोनों के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। स्मॉल f से अपन इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपके फोकस दूरी हो गई। इसके बाद आपका आता है मुख्य अक्ष। तो दर्पण का जो ध्रुव है, तो ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, इसको अगर मैं आगे भी बढ़ा दूं तो ये क्या हो गई? आपकी मुख्य अक्ष हो गई। तो ये क्या है? पूरी मुख्य अक्ष है। आई कैन यही बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर आपके कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि दर्पण पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो दर्पण में आप डायग्राम बना पाओगे, नहीं तो एक भी डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में। सबसे पहले प्रकाश के बारे में, जो कि क्या है? एक अदृश्य कारक है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है? निर्वात के अंदर होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन जो है उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण I जो है, जो आपका परावर्तन कोण R है उसके मान के बराबर होता है, यानी कि एंगल I = एंगल R। अगर कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो रही है तो वह पुनः अपने मार्ग पर लौट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई कैन यही बात समझ में? इसके बाद हमने देखा दर्पण, जो आपके दर्पण है उससे संबंधित कुछ शब्दावली। सबसे पहला तो वक्रता केंद्र। तो आपका जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र C। आपके जो दर्पण है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव P। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो उनके बीच की जो दूरी है उसको अपन क्या कहते हैं?
उसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या r। फिर आता है आपका फोकस बिंदु। तो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जो आपतित किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलती है उसे अपन कहते हैं फोकस बिंदु F। फोकस दूरी, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी कहा जाती है आपके फोकस दूरी कहलाती है। और लास्ट में अपना आता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है आपके कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसको अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। आई कैन यही बात समझ में? तो आपकी ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दर्पण। तब तक इसको जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।